हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में जितने भी वीडियोस हमने बनाए आपको पसंद आए होंगे। और अब हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट प्राइमरी सेक्टर के बारे में। तो आइए दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपके लिए मैंने समरी बना के रखी है। ये आपको इसको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी और डेटा को रिटेन करने के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्रीकल्चर के बारे में बच्चों बातचीत करते हैं। एग्रीकल्चर की जब हम लोग बातचीत करते हैं ना दोस्तों, तो इंडिया एज वी ऑल नो इज लार्जेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं, राइट। द लाइवलीहुड ऑफ मेनी पीपल इज बेस्ड ऑन व्हाट, एग्रीकल्चर। सो यस, इट इज द लार्जेस्ट सोर्स, क्या बोलेंगे इसको, इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब उन्हें जो उनका रोजी रोटी जो है ये एग्रीकल्चर से ही पूरी होती है, राइट। तो नंबर वन, एग्रीकल्चर इज द मेजर इनकम प्रोवाइडर ऑफ मेनी पीपल इन द कंट्री। उसके बाद 1960s तक, ये एक अपने लिए स्टैटिस्टिकल डेटा है, ध्यान में रखना है अपने को। 1960s में आपको बता दूं कि टिल दैट पीरियड इंडिया जो थी ना भाई, कि इंडिया वाज, क्या बोलते हैं उसको, फूड डेफिशिएंट कंट्री थी। फूड डेफिशिएंट कंट्री मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग, कि अपने पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काफी कम था। लॉजिक भी मतलब क्या है भाई, आप समझिए 1947 में भारत देश आजाद हुआ। भारत देश आजाद तो हुआ बॉस, बट भारत देश के दो टुकड़े हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। तो जितना भी अपना कल्टीवेबल लैंड था वो चला गया किधर, पाकिस्तान के पास। तो भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, तो वी वर फूड डेफिशिएंट, और ज्यादातर अपने फूड की रिक्वायरमेंट्स हम लोग इंपोर्ट के माध्यम से अपन पूरी करते थे। बट अभी नहीं, नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट एंड रादर हम लोग आज के तारीख में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट भी करते हैं, राइट। सो इन 1960s वी वर फूड डेफिशिएंट नेशन, बट नाउ वी आर अ फूड एक्सपोर्टिंग नेशन। तो ये वक्त, हालात और जज्बात सब बदल चुके हैं। नेक्स्ट, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, तो वी आर सर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस, जूट एंड स्पाइसेस। इन चीजों के हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मिल्क, पल्सेस, जूट एंड स्पाइसेस। ओके, यस सर। उसके बाद कुछ डेटा के बारे में बातचीत करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा जो एग्जाम के लिए काम में आएगा अपने को। सो व्हाट इज दिस, तो इंडिया हैज गॉट अ लार्जेस्ट प्लांटेड एरिया ऑफ व्हीट, राइस एंड कॉटन। व्हीट, राइस, कॉटन, व्हीट, राइस, कॉटन। सो लार्जेस्ट प्लांटेड एरिया मतलब जितना अपना इंडिया है ना, और जितना उसमें कल्टीवेबल लैंड है ना, उस कल्टीवेबल लैंड में सबसे ज्यादा जो फार्मिंग होती है वो होती है व्हीट, राइस और कॉटन की, ठीक है ना। उसके बाद वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, फार्म फिश, कॉटन, शुगर केन, व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर। इनके हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो व्हीट, राइस तो आप जानते हो, कॉटन भी आप जानते हो, बाय डिफॉल्ट आना ही चाहिए क्योंकि लार्जेस्ट प्लांटेड एरिया है, तो व्हीट, राइस और कॉटन तो आना ही चाहिए। टी भी आ जाता है इसके अंदर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, तो टेक्निकली ये पॉइंट्स अपने लिए बहुत आसान है। उसके बाद वी आर द सिक्स्थ लार्जेस्ट फूड एंड ग्रोसरी मार्केट। फूड एंड ग्रोसरी मार्केट, इंडिया में जो फूड और ग्रोसरी का मार्केट है वो वर्ल्ड का सिक्स्थ लार्जेस्ट है। उसमें रिटेल होता है 70%। अब रिटेल होता है 70% का मतलब क्या है दोस्तों, तो रिटेल होता है 70% इन द सेंस की जो घर में जो जाता है ना, 70% जो माल है वो घर में जाता है बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए रिमेनिंग 30%, बट बिजनेस के लिए 30%, रिटेल के लिए 70%। बढ़िया है। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल हर्ड। वी हैव बफेलोस जो है ना, कैटल हर्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा कैटल हर्ड किधर है भाई, इंडिया में है। तो सबसे ज्यादा जो बफेलोस है, कैटल्स है, वो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना, यस। उसके बाद 47% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि इट इज प्रोवाइडिंग व्हाट, द मेजर लाइवलीहुड टू द
people in India agriculture. तो the number is what we say is by 47%. नंबर क्या है ये? 47% people are dependent on agriculture. Very good. उसके बाद agriculture production, food grain production has 315.7 million tons in 21-22. इसको याद करना है आपको. फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है 9.3%, एंड अमंग इट रैंक्स द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में इंडिया आता है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एंड द अमाउंट इज 337,461 37,000 नहीं, 3,74,611 करोड़ का इतना अपना एक्सपोर्ट्स हुआ है दोस्तों. उसके बाद अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए हैं बाय 25%, एंड 100% एफडीआई अब अलाउड है इन फूड मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स में. दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज लिबरलाइजेशन. करेक्ट है एकदम? यस सर. सो ये बातें थी अपनी दोस्तों किसके लिए लेके, एक स्टैटिस्टिकल डेटा जो हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं. अब चलिए रिसेंट मेजर्स और योजनाओं के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं. इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि एग्रीकल्चर में सरकार ने कौन सी अलग अलग मेजर्स लेके आए. सो लेट अस डिस्कस दोज मेजर्स इन एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट प्रधानमंत्री किसान योजना. मैंने आपके लिए ये जो समरी बनाया है उस योजना में क्या होता है ये भी बताया है आपको, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए. सो किसान योजना किसके लिए है? डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिले छोटे फार्मर्स को. तो किसान योजना जो है प्रधानमंत्री किसान योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो छोटे और एकदम स्मॉल फार्मिंग करते हैं मार्जिनल फार्मर्स, तो उन्हें इनकम का सपोर्ट मिले. नंबर 2, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है. करेक्ट एकदम. तो इसमें किसानों को दर्द ना हो. जैसे हमने कहा 47% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. तो किसानों को दर्द ना हो इसीलिए सरकार गारंटी देता है कि इस कीमत पे हम लोग तो खरीदी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. और ये यूजुअली 1.5 टाइम्स होता है ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. देन वी टॉक अबाउट इज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब अगर फार्मर्स को उधार चाहिए, लोन चाहिए, तो आप बैंकों से ले सकते हो. प्राइवेट मनी लेंडर्स, निजी संस्थाओं से आपको लेने की जरूरत नहीं है. आपको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बैंक से आपको फाइनेंस मिलेगा एट अ वेरी कंसेशनल रेट्स. कंसेशनल का मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू एट अ वेरी रीजनेबल रेट्स. सस्ते में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज अ योजना कॉल्ड एज नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स. ये इंडिया में एडिबल ऑयल्स का प्रोडक्शन में बूस्ट लेके आए, इसीलिए यहां पे एक नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स ये लॉन्च किया गया था. खास तौर पे हम लोग यहां पे फोकस करते हैं कि पाम ऑयल के ऊपर हम लोग यहां पे फोकस करें, क्योंकि इंडिया में पाम ऑयल आजकल आप देखते हो कि हर कोई चीज जो हम लोग पैकेज प्रोडक्ट्स यूज करते हैं कोई भी, उसके अंदर पाम ऑयल इंक्लूडेड है, वो उसी में बनता है. तो बॉस पाम ऑयल वी आर डिपेंडेंट, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं. तो इसके लिए हम लोग ने ये योजना चालू की कि नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. फसल बीमा, बीमा आप समझते हो इट इज इंश्योरेंस. सो टेक्निकली यहां पे जब फार्मर जो है ये क्रॉप का उसको लॉस हो जाता है, वो डैमेज सफर करता है, तो सरकार जो है उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. सो दिस इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. देन वी हैव अ डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर का ग्रोथ हो इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड्स, ये एक योजना है. इसके अंदर सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल का हेल्थ, ये सब जो है हम लोग चेक करते हैं. अलग अलग उसमें टूल्स है, टेक्निक्स है जो सरकार करती है. तो सॉइल हेल्थ कार्ड्स ये योजना है. इट्स अ प्रोमोटिंग ऑफ सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस. नाम से ही समझ जाओगे. उसमें नेक्स्ट पॉइंट अभी है परंपरागत कृषि विकास योजना. अब कृषि विकास योजना में परंपरागत मतलब क्या होता है? परंपरागत मतलब भाई ट्रेडिशनल बात कर रहे, ट्रेडिशनल, परंपरागत बराबर हमारा ट्रेडिशनल.
तो यहां पे हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना में, कि हम लोग ग्रोथ जो करना है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है, इट इज द यूज ऑफ व्हाट नेचुरल इनपुट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस का। तो यहां पे परंपरागत, देखो लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परंपरागत कृषि विकास योजना में बात हो रही है कि भाई ट्रेडिशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ग्रोथ होना चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट भी आपको क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं, हेल्प मिलनी चाहिए। सो दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना। देन वी गो टू द एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज व्हाट एज द नेम सजेस्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए डेट फाइनेंसिंग किया जाता है, कि आपके लिए लोन जो है ये आपको दिया जाएगा फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स। तो पोस्ट हार्वेस्ट आप मैनेज करिए, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स मतलब क्या होता है कि सब साथ में मिलके फार्मिंग के लिए जो एसेट्स लगता है, ट्रैक्टर्स लगता है, मशीन्स लगते हैं जो भी, तो वो साथ में खरीदी करो। तो उसके लिए एक फंड बनाया जाता है। फंड मतलब समझते हो ना, एक पूल बनाया जाता है कि इसमें सबका साथ सबका विकास होगा। तो वैसा यहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है कि जो आपको पोस्ट फार्मिंग के लिए आपको वेयरहाउस लग रहा है तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या बोलते हैं उसको, फार्मिंग करने के लिए कुछ एसेट्स लग रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर लग रहे हैं, प्लोइंग इक्विपमेंट लग रहा है, एक्सकावेशन करने के लिए कुछ लग रहा है, तो वो साथ में मिलके एसेट्स लेंगे विद इन अ शेयर्ड कम्युनिटी, इसीलिए वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। देन वी टॉक अबाउट इस प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि किसानों को अच्छी इनकम मिले। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज व्हाट वी से, पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, बराबर एफिशिएंसी ऑफ वाटर होना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन फंड करा गया है। माइक्रो इरिगेशन मतलब भाई आपको जो इरिगेशनल फैसिलिटीज है वहां लगाइए, ताकि बेटर प्रोडक्टिविटी हो, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हो। ई नाम, ये ई नाम जो है इट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, जो सारे मंडीज को एक नेटवर्क पे लेके आती है और वहां पे हम लोग ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं। ई नाम बराबर। किसान रेल, रेलवेज, बस ये किसके लिए, किसान रेल के लिए, कि भाई जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो फार्मर से मार्केट तक पहुंचे, लॉजिस्टिक्स उसका अच्छा हो, इसके लिए किसान रेल शुरू करी गई है। एंड देन एग्रीकल्चर में भी स्टार्टअप का इकोसिस्टम मतलब कल्चर डेवलप किया गया है। तो ये सारे ऐसे अलग अलग योजनाएं बनाई गई है। देखो ये अपने को लर्न नहीं करना है, पेपर पैटर्न है एमसीक्यू, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये नाम है तो इस योजना में क्या काम हुआ है। ठीक है, एकदम सही है। ओके, अभी इश्यूज क्या क्या है इसके अंदर। तो इंडियन एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स, छोटे किसान हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि छोटा छोटा फार्मिंग करते हैं, लैंड बड़ा नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से ग्रोथ इतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, इनकम उतनी ग्रो नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। सो इट इज डोमिनेटेड, डोमिनेटेड मतलब उनका जो मतलब बहुत ज्यादातर स्मॉल और मीडियम फार्मर्स है, इसके लिए इंडियन एग्रीकल्चर में ऐसा ग्रोथ अपने को देखने नहीं मिलता है। देन इंडियन एग्रीकल्चर इज रिसोर्स इंटेंसिव, इट इज सीरियल सेंट्रिक एंड रीजनली बायस्ड, मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं हम लोग को एग्रीकल्चर करने में। ज्यादातर हम लोग सीरियल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सीरियल मतलब जो अपने ग्रेन्स की बात कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन होता है, और रीजनली बायस्ड है। इंडिया में सब तरफ एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं हो रहा है, बराबर, तो कहीं हो रहा है कहीं नहीं है, तो वो इम्बैलेंस है, उसको बोलते हैं रीजनली बायस्ड। ओके, देन वी आर फेलियर टू बिल्ड व्हाट कॉम्पिटिटिव वैल्यू चेन्स। कॉम्पिटिटिव वैल्यू चेन्स का मतलब क्या होता है कि भाई जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट में जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक वो चेन होता है ना, तो वो चेन में वीक लिंक्स है। ठीक है, स्लगिश एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, स्लगिश का मतलब हम लोग कहते हैं सर स्लो, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि बॉस अपने यहां पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इतने नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो बहुत स्लो है। पुअर फार्म टेक्नोलॉजी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है कि भाई पुअर फार्म टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके लिए भी आप टेक्नोलॉजी सही से अडॉप्ट नहीं करिए, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि मौसम के हाल ही कुछ अलग है भाई, बराबर है। फार्मिंग करने के लिए किसान को पता ही नहीं चल रहा है कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी मौसम बदल रहा है।
तो वो क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी का भी एडॉप्शन जो है वो पुअर है। लॉपसाइडेड मतलब अपन क्या कहते हैं बच्चा, वन साइडेड। वन साइडेड मार्केटिंग प्रैक्टिस हो रही है, बराबर। इम्बैलेंस है उसमें भी, क्रेडिट जितना चाहिए लोगों को उतना नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, क्लाइमेट चेंज डिस्टर्बेंसेस के लिए आपने एडेप्टेशन नहीं किया है। फूड प्राइस वोलेटिलिटी मतलब बहुत ज्यादा तेजी मंदी है फूड के प्राइसेस में लेके। जैसे आप देखते हो टोमेटोज के प्राइसेस कभी भी बढ़ रहे हैं, लेमन के प्राइसेस कभी भी बढ़ रहे हैं, ऑनियन के प्राइसेस कभी भी बढ़ रहे हैं। सो देयर इज अ हाई फूड प्राइस वोलेटिलिटी, दैट इज द इशू दैट वी आर फेसिंग। मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। आज हम लोग चाहते हैं कि भाई डिपेंडेंस कम हो जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज हम लोग लेके आ जाए, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, बट फिर भी मेजॉरिटी मॉनसून के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मार्केटिंग एंड वेयरहाउसिंग इश्यूज है, प्रमोशन, इनेबिलिटी टू टैप फुल एक्सपोर्ट पोटेंशियल। जितना हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें कैपेबिलिटीज है, बट वो नहीं हो पा रहा है। एंड वी आर नॉट एबल टू चैनलाइज मतलब क्या, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, की जो प्रॉफिट मेकिंग क्रॉप्स है अब वहां से पैसा आ गया, अब दूसरा डाइवर्सिफिकेशन करो, तो वो नहीं हो रहा है। इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अब आपको चाहिए वेयरहाउस चाहिए, हार्वेस्ट जो हुआ है उसके बाद उसको स्टोर करने के लिए आपको वेयरहाउस चाहिए, आपको कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स आपको चाहिए, बट वो सब चीजें नहीं है, बराबर। एंड पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन अपने को देखने को मिल रहा है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड। एग्रीकल्चर, ये नाम फुल फॉर्म ध्यान में रखना, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एज द नेम सजेस्ट, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका काम क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करे, ये उनका काम है। क्लियर है एकदम? यस सर। सो मेरे बच्चों, दिस वॉज अबाउट प्राइमरी सेक्टर, बराबर। अगले सेशन में बात करेंगे अबाउट सेकेंडरी सेक्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।